अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊष्माक्षेपी, मतलब यहाँ ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी, और अब हम पढ़ने वाले हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है मुझे बताइए। आप बोलोगे सर जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी वो तो ऊष्माक्षेपी, और जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगा। तो वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच यदि आप क्रिया करवाते हो तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाने की प्रक्रिया एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, क्योंकि इस अभिक्रिया में गर्मी मतलब ऊष्मा अवशोषित होती है, और यह ऊष्मा जब अवशोषित होगी तो एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया यहाँ पर संपन्न होगी। अब ऊष्माशोषी यदि अभिक्रिया हो रही है तो इसको दिखाएंगे कैसे। जैसे इधर समझो बच्चों, हम लोग यहाँ लिख रहे हैं एक बार ऊष्माक्षेपी के बारे में थोड़ा सा। हम लोगों ने ऊष्माक्षेपी में एक लाइन लिखवाई थी मैंने आपको कि जब भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो तो आपको एक लाइन याद रखनी है क्या, कि यहाँ तो होगा आपका अभिकारक, इधर तो क्या होगा अभिकारक, और ये अभिकारक क्रिया करके बनाएगा उत्पाद, और इस उत्पाद के साथ में निकलेगी ऊष्मा। ये तो रखना है आपको ऊष्माक्षेपी में। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा होगा। क्या, यदि आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है तो यहाँ पहले पदार्थ ऊष्मा लेगा और उसके बाद नया पदार्थ बनाएगा। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया में आपका जो अभिकारक है, आपका जो पदार्थ है, इसने ऊष्मा ली, अभिकारक ने क्या ली, ऊष्मा ली। तो हम लोगों ने लिखा अभिकारक की साइड में प्लस ऊष्मा, और इससे बनेगा एक नया उत्पाद। ठीक है, तो यहाँ क्या याद रखना है, यहाँ तो बाद में, यहाँ तो ऊष्मा निकली इसलिए उत्पाद के साथ, यहाँ पहले ऊष्मा ली जाएगी अभिकारक के द्वारा और फिर बनाएगा उत्पाद। ये बात आपको समझनी है। तो दोनों बात समझ में आ गई बच्चों। क्या, कि ऊष्माक्षेपी में तो ऊष्मा निकलेगी, लेकिन ऊष्माशोषी में पहले ऊष्मा ली जाएगी और फिर नया पदार्थ बनाया जाएगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ लिखा है। तो ये दोनों पॉइंट आपको रिमेंबर रखने, इससे सारी की सारी बात आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये बात आपको याद रखनी है। ऊष्माशोषी के लिए ये वाला याद रखना है, ऊष्माक्षेपी के लिए ये वाला याद रखना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स तो आपको मालूम है, जितनी भी दहन अभिक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी, और ऊष्माशोषी में ये नाइट्रोजन और ऑक्साइड जब आपस में दोनों मिलेगा तो मोनो नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण होगा, या नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड यहाँ बोल सकते हो। और ये अभिक्रिया करेगा तो यहाँ ऊष्मा ली जाएगी, इसलिए इनके बीच होने वाली अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को लिखने के लिए अभिकारक के साथ, अभिकारक की तरफ प्लस ऊष्मा या प्लस ऊर्जा लिखकर इसको इंगित करेंगे। अतः जितनी भी अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं, जहाँ कोई पदार्थ होगा और वो टूट रहा है तो उसे ऊष्मा की जरूरत होती है, उस पहले उसे ऊष्मा दी जाएगी, फिर वो पदार्थ क्या होगा, अपघटित होगा। ठीक है, तो ये दो लाइन थी, उसमें तो था दहन अभिक्रियाएं क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। लेकिन जितनी भी अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं ये समस्त कैसी होती हैं, ऊष्माशोषी होती हैं। तो आपको की पॉइंट्स दो मिल गए। मैंने आपको एक तो तरीका भी बता दिया और एक एग्जाम्पल, दहन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी में, और जितनी भी अपघटन अभिक्रियाएं होती है वो सभी ऊष्माशोषी में। अगला बिंदु देखें, इधर देखो, जैसे एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम कार्बोनेट अपघटन, ये मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट का जब अपघटन होता है तो ये ऊष्माशोषी के अंदर चला जाएगा, क्योंकि अपघटन अभिक्रिया क्या होगी, हम लोगों ने बोला कि ऊष्माशोषी के अंदर जाएगा। प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, कैसे, इसको समझ लो। समझने को तो आप इसको भी समझ सकते हो, लेकिन जैसे मान लीजिए इधर मैंने बोला कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, अब ये टूटेगा तो हो सकता है कि ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाए प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करें। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसको तोड़ने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए हमें ऊष्मा देनी होगी। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग इस पर हीट, यहाँ लिख दिया मैंने ऊष्मा। ये भी आगे आएंगे ना अभिक्रियाओं के प्रकार में, आपको समझ में आएगा। तो ये मान लीजिए इस प्रकार से टूट गया। और क्या है, हमने बोला कि प्रकाश संश्लेषण, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना बच्चों। प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है, ये देखो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है पहले तो मुझे बताइए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, इस नाम से भी आपको हिंदी में भी आ सकता है, ये फोटोसिंथेसिस। अभी अभिक्रिया किसी ना किसी इंसान तो करेगा नहीं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है ये ऊष्माशोषी है,
इसको मैं अभी प्रूव करूंगा, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन ये होता है कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न कौन करता है या ये किसके लिए जरूरी होता है। तो बच्चों जितने भी हरे पादप होते हैं, जितने भी हरे पौधे होते हैं, मान लीजिए ये एक प्लांट, एक पौधा है, ये एक पौधा है, ये पौधा है। इस पौधे के लिए यदि ये पौधा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस ऊर्जा के लिए एक तो चाहिए जल, तो जल तो कहाँ से लेगा, इन जड़ों की सहायता से। ये क्या है, रूट्स, ये क्या है, जड़। तो जड़ जो होंगी, ये जड़ जल लेती है और जल को पत्तियों तक पहुंचाती है। इधर होगा सन, यहाँ क्या है, सूर्य, और सूर्य जो होगा बच्चों धीरे धीरे ये अपनी ऊष्मा को कहाँ पहुंचाएगा, इस पेड़ तक पहुंचाएगा। ये आ रही है ऊष्मा, इस ऊष्मा को लेगा। और इधर से आ रहा है कौन, जल और आवश्यक खनिज तत्व। जितने भी आवश्यक खनिज तत्व हैं ये भी जमीन से ही मिलेंगे इसको, आवश्यक खनिज तत्व। इन दोनों को लेकर के ये जल जो जड़ें हैं, जड़ में छोटे छोटे क्या होते हैं, यहाँ एक प्रक्रिया होती है, नाम होता है, एक होता है जाइलम, जो जल को लेकर के पत्तियों तक पहुंचाएगा। इधर से आ रहा है सन, ये सब आपस में मिलकर के फिर इस पौधे के लिए ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो एक ऐसी प्रक्रिया जो होती है इसका नाम होता है प्रकाश संश्लेषण, कि पौधा प्रकाश की उपस्थिति में अपने लिए भोजन का निर्माण करता है। ऐसी प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। लेकिन इस प्रकाश संश्लेषण में सूर्य हो गया, इससे तो मिली इसको ऊर्जा, नीचे से जड़ों की सहायता से जमीन से क्या मिल रहा है, जल, प्लस हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो छोड़ते हैं इसको, वो भी तो जरूरी होती है। तो इसको मिलती है हमारे द्वारा छोड़ी गई CO2 को ग्रहण करने की। ये ग्रहण करता है इस CO2 को, और यहाँ से जब ये सभी आपस में मिलते हैं तो ये निर्माण करता है किसका, ऊर्जा का। और ऊर्जा के साथ साथ देखो यहाँ ये ऊर्जा का निर्माण करेगा, साथ ही साथ इससे निकलेगी हमारी जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन का भी निर्माण ये करते हैं और हमें देते हैं। तो बच्चों इस ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। तो ये हुआ पूरा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। तो यहाँ देखो ये वाली ऊष्मा जो है सूर्य की, ये इसको पहले आवश्यक थी, इसको ऊष्मा की जरूरत हुई, तो यहाँ इसने ऊष्मा ली और ऊर्जा के रूप में बनाता है ग्लूकोज को। ये ऊर्जा ऐसे नहीं है कि ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, नहीं, यहाँ ये बनाएगा ग्लूकोज को, ध्यान रखना। तो ग्लूकोज का निर्माण करता है प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। तो ये अभिक्रिया भी क्या है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला बिंदु देखें, हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन जो गैसें होती हैं, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को आपस में मिलाया तो यहाँ बनेगा जल। किसका निर्माण होगा भाई, H2 + O2 = 2 है। मान लीजिए आप लोगों ने हाइड्रोजन का 2 परमाणु लिया। अब थोड़ा समझ लो, आपके पास हाइड्रोजन गैस और मैंने कहा एक है आपके पास ऑक्सीजन गैस। यदि इन दोनों को मिलाएंगे बच्चों, इन दोनों की क्रिया होगी तो दोनों की क्रिया होने से बनेगा जल। जैसा यहाँ बोला गया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाने से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाने के लिए पानी का विद्युत अपघटन भी होना जरूरी है। मतलब यहाँ यदि हमें देखो उल्टा दिया हुआ है, हम लोगों ने इसको थोड़ा सा अपोजिट लिख दिया, वापस देख लो एक बार। हमें चाहिए पानी, मैंने लिया पानी। अब इस पानी से मुझे बनाना है बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो मैं कैसे करूँगा, मैंने इसको ताप दिया या उसको ऊष्मा दी और इसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद तो मुझे हाइड्रोजन और क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस मिलेगी, सही है। तो यहाँ हम लोगों ने इसको दिया ताप, यहाँ लिख देते हैं, हम लोगों ने यहाँ क्या दी इसको, ऊष्मा। मतलब इसने पहले ऊष्मा ली और फिर ये नए पदार्थ बनाए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये बात भी आपको समझ में आना चाहिए। इसका मतलब अपघटन में नाम आया विद्युत अपघटन, ठीक है ना। इसका मतलब हम लोगों ने यहाँ इसको ऊष्मा दी और ऊष्मा दी ताप के रूप में, विद्युत अपघटन के रूप में। हो सकता है कोई विद्युत स्रोत, इलेक्ट्रिकल सोर्स इसके साथ हम लोगों ने पानी में जोड़ दिया हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और इससे बन जाएगा H2 और O2। हालांकि यहाँ मैंने इनको संतुलित नहीं किया है, वो आप बाद में सीख लेना, लेकिन आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यदि यहाँ मैं 2 लगा दूंगा इसके आगे तो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। क्यों, हाइड्रोजन भी यहाँ कितना बन जाएगा, ये बन गया 4। अब इधर भी हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2। अब क्या है कि हमने कुछ स्थितियां ली कि उन स्थितियों को इंगित करने के लिए जिनके तहत अभिक्रिया होती है। मतलब यहाँ कुछ स्थिति हम लोग लेने वाले हैं। जैसे मैंने लिखा, मान लीजिए मैंने लिखा जिंक।
अब जिंक जो होता है ये सॉलिड स्टेट में होता है, तो हम क्या करते हैं, तो कुछ अवस्थाएं इंगित कर देते हैं। मान लो जिंक को इंगित करने के लिए मैंने लिखा जिंक और यहाँ साइड में लिख दिया एस। इसका मतलब हमारा जो जस्ता है, जो जिंक है, अब वो ठोस अवस्था के अंदर है। किसके अंदर है? ठोस अवस्था के अंदर। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि जिंक हमारा ठोस अवस्था में है। अगला बिंदु देखिए बच्चों, अब इनको समझने की जरूरत है। अब हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण क्रियाओं के बारे में। क्या? देखिए, जब पोटेशियम क्लोरेट की, नाम है पोटेशियम क्लोरेट मीन्स KClO3। अब इनके रासायनिक सूत्र आपको याद रखने हैं। पोटेशियम क्लोरेट जो होता है बच्चों, इसका रासायनिक सूत्र होता है 2KClO3। क्या होता है? 2KClO3। ये लिखा मैंने पोटेशियम क्लोरेट। अब इस पोटेशियम क्लोरेट की अभिक्रिया मैग्नीज डाई उत्प्रेरक, ध्यान रखना नया शब्द आया है, हम लोगों ने इसकी अभिक्रिया करवाई बच्चों मैग्नीज Mn। ये तो मैग्नीज डाइऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के 2 परमाणु, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में इसको मैंने किया गर्म। अब गर्म करने के लिए ये वाला चिन्ह लगा देते हैं, ऊष्मा के लिए ये वाला चिन्ह हम लोग लगा देते हैं। तो पोटेशियम क्लोरेट को मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया जाए तो क्या होगा? हमें मिलेगा पोटेशियम क्लोराइड, KCl मिलेगा बच्चों, पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा। और साथ के साथ में एक गैस भी रिलीज होगी, एक ऊष्मा गैस भी निकलेगी जिसका नाम होगा ऑक्सीजन। अभी यह अभिक्रिया संतुलित नहीं है, अभी हम इसको संतुलित भी करेंगे। उससे पहले आपको याद क्या रखना है कि यहाँ ये उत्प्रेरक क्या काम करेगा। सर ये उत्प्रेरक क्या होते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। तो देखिए बच्चों, उत्प्रेरक इधर देखें, वास्तव में ये उत्प्रेरक जो है ये होते क्या है। तो देखो, उत्प्रेरक की परिभाषा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में काम आने वाले ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं या रासायनिक अभिक्रिया की गति को कम कर देते हैं, ऐसे पदार्थों को उत्प्रेरक कहा जाता है, कैटालिस्ट कहा जाता है। तो इसका मतलब ऐसे पदार्थ, बच्चों ध्यान रखना, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कर देते हैं, गति को परिवर्तित कर देते हैं, गति को परिवर्तित कर देते हैं, उसे उत्प्रेरक कहा जाता है, उसे उत्प्रेरक कहा जाता है। तो बच्चों क्या समझ में आया कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कर देते हैं, परिवर्तित का मतलब बच्चों ये होगा या तो कम करेंगे अभिक्रिया की गति को या ज़्यादा करेंगे, तो ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कहेंगे? उत्प्रेरक कहेंगे। ये बात आपको थोड़ी सी याद रखनी है, ठीक है। तो ये उत्प्रेरक की परिभाषा आप अपने नोट्स के अंदर डिक्टेट कर लेना ताकि आपको याद रहे क्या होते हैं उत्प्रेरक, ठीक है बच्चों। अब देखो इसको पूरा समझते हैं। तो हुआ क्या, हमने पोटेशियम क्लोरेट लिया, इसकी अभिक्रिया मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसको गर्म किया, तो इससे नए पदार्थ बनेंगे, उत्पाद बनेगा। उत्पाद के रूप में क्या बना? इसके लिए उत्पाद के रूप में बच्चों 2KCl पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन यहाँ गैस रिलीज होती है, ठीक है। इसका मतलब इसका क्या हो रहा है? विघटन हो रहा है। तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये हुआ इन स्थितियों को इंगित करने का एक तरीका। कोई भी अभिक्रिया है उसको हम इस प्रकार से इंगित करते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखें, आगे देखिए, आपने लिया मेथेनॉल। क्या लिया? मेथेनॉल। मेथेनॉल का मतलब होता है मिथाइल एल्कोहल, या फिर और जब मेथेनॉल आप लेते हो तो मेथेनॉल कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से निर्मित होता है। कैसे? देखिए, इधर आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड, तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस होती है बच्चों, ठीक है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को लिया, अब ये गैसीय अवस्था में, नाम ही गैस है तो इसके बगल में लिख दिया बच्चों जी। आगे बोल रहा है इसकी अभिक्रिया हम लोगों ने करवाई हाइड्रोजन गैस के साथ, तो यहां लिखा
हाइड्रोजन के 2 परमाणु, क्योंकि अभिक्रिया को संतुलित करके चलेंगे तो ये भी गैस। तो यहाँ वापस देखें, इधर यहाँ देख लीजिए एक बार, कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस होती है, ध्यान रखना है ना, पेपर में पूछ सकता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक टॉक्सिक मतलब एक जहरीली गैस है। आगे इसकी अभिक्रिया करवाई आप लोगों ने हाइड्रोजन गैस के साथ 2H2, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस, और इधर लिख दिया इसके साइड में भी जी गैस। इनकी अभिक्रिया करवाने के लिए बच्चों यहाँ लिखा हुआ है 340 ATM, मतलब यहाँ दाब को लिया 340 ATM। इसका मतलब होता है ATM वो ATM नहीं जैसे पैसे निकालते हैं, इस ATM का मतलब है कि यहाँ हम लोगों ने दाब लिया 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। ATM का मतलब होता है बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हिंदी में आपको याद रखना है, जहाँ भी ATM आएगा ये पैसों वाला नहीं है, ये है वायुमंडलीय दाब। इसका मतलब होता है वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब, मतलब 340 वायुमंडलीय दाब पर कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया करके कौन सी गैस बनाएगी? तो हम बोलेंगे सर ये बनाएगा मेथेनॉल। किसका निर्माण करेगा? मेथेनॉल। और मेथेनॉल को क्या बोलते हैं? CH3OH। अब क्या ये अभिक्रिया बैलेंस है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बैलेंस है। चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ कार्बन का कितना परमाणु? 1। ऑक्सीजन कितना? 1। इसमें हाइड्रोजन कितना है? 2 तो ये रहा और 2 से गुणा हो रहा है तो 4 हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। इधर आओ, इधर भी चेक करो। इधर कार्बन C कितना है? आप बोलोगे सर 1। हाइड्रोजन कितना है? 3 तो ये रहा, 1 इधर पड़ा हुआ है, 4। और ऑक्सीजन भी कितना है? 1। तो क्या बैलेंस है? बिल्कुल संतुलित है, बैलेंस है। इधर भी हाइड्रोजन 4, इधर भी हाइड्रोजन 4, इधर कार्बन 1, उधर भी कार्बन 1, इधर ऑक्सीजन 1, इधर भी ऑक्सीजन 1। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। और CH3OH ये क्या होता है बच्चों? लिक्विड, एक तरल होता है। तो L लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? L। ध्यान रखना ये एक लिक्विड है, L है। ठीक है, आगे देखें, ये अवस्थाओं को इंगित करने के तरीके बता रहे हैं। आगे प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो पौधे होते हैं वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इसकी भी मैं क्रिया आपको थोड़ा सा लिख देता हूँ। क्या क्या था पौधों के लिए? आपने बोला सर हमारे द्वारा छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को पौधा ग्रहण करेगा, प्लस जमीन से जड़ें जो होती हैं वो उसके लिए जल पहुँचाएगी। इसका मतलब 2 तो उसको मिल गया। ये अभिक्रिया करेंगे, कब करेंगे? जब इनको सूर्य का प्रकाश मिलेगा, सनलाइट इनके पास पहुंचेगी। तो मैंने बोला सूर्य का प्रकाश दिया। ये सभी मिलकर के क्या बनाएगा? इधर तो बनेगा ग्लूकोज, मतलब ऊर्जा का निर्माण करेगा कौन? पौधा। पौधा ग्लूकोज का निर्माण करेगा, प्लस निकलेगी हमारे लिए आवश्यक गैस, जिसका नाम क्या होता है? ऑक्सीजन। ये सभी बातें आपको याद रखनी है। इसी का नाम होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब मैंने इसको संतुलित रूप में नहीं लिखा है, लेकिन ये सही है। इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे संतुलित भी इसकी पढ़ेंगे, आपको वहाँ और समझ में ये आ जाएगा।